अंदर उड़कर बस पड़ा रहा। पर अब आपने भी उसे देखा है। बोलो, बोलो ना साहब, देखा है ना? तो मैंने फिर अपनी बात को ठीक करते हुए कहा, नहीं, उसे नहीं देखा। मतलब मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने बस वो आवाज़ सुनी है। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो किसी जानवर की आवाज़ थी। हालांकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि सुबह मैंने किसी काली परछाई को देखा जरूर था। पर मैं भूपेंद्र के सामने ऐसी बात नहीं करना चाहता था कि जिसे सुनकर वो और डर जाए, और इस बात की वजह से बाकी सारे मजदूरों में भी डर फैल जाए। खाना खाने के बाद उस रात मैंने आगे क्या करना है इस बारे में बहुत सोचा, और मैंने दूसरे ही दिन पास के स्टेशन ऑफिस के लिए अपने हाथ से ही लेटर लिखना शुरू कर दिया। तब मैंने एक अजीब चीज को महसूस किया था। कोई तो बोगी के ऊपर अपने बड़े बड़े कदमों के साथ चल रहा था। उसके भारी भारी कदमों की आवाज आ रही थी। अब वो भालू जैसा कोई जानवर था या फिर वो साया था, पता नहीं था। मैंने झट से अपनी बोगी की खिड़की को बंद कर लिया। उसके दूसरे दिन मेरा जन्मदिन था। तो उस दिन मैं मजदूरों को दिन भर का काम समझाकर पास ही के एक असिस्टेंट इंजीनियर के ऑफिस चला गया, ताकि वहां से मैं अपने ऑफिस को लेटर और अपने घर फोन कर सकूं। बहुत दिनों बाद मैंने अपने घर फोन किया था। घर में सब मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं भी अब घर वापस जाना चाहता था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैं जान चुका था कि वहां कोई तो खतरा है, और अगर मैंने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया तो जरूर किसी न किसी मजदूर की जान जा सकती है। अपना काम खत्म कर शाम को जब मैं वापस जंगल के अंदर पहुंचा तो देखा कि कोई भी वहां काम नहीं कर रहा था। मैंने घड़ी में देखा तो अब तो बस 4 बज रहे थे, जबकि हम रोज 5 बजे काम से छुट्टी करते थे। जब मैं बोगियों के पास पहुंचा तो बोगी के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। वहां भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मुझे वो थोड़ा अजीब लगा। सब अचानक कहाँ गायब हो गए। मैं फिर उस बोगी के पास चला गया जहां वो सारे मजदूर एक साथ रहा करते थे, और मैंने बोगी का दरवाजा बजाया। 1 बार बजाया, 2 बार बजाया, पर कोई आवाज नहीं। अरे, अरे कहाँ चले गए सब? मैं यहाँ नहीं था तो काम से जल्दी छुट्टी ले ली क्या? मेरी आवाज सुनकर एक मजदूर ने बोगी की खिड़की को थोड़ा सा खोला और मुझे देखा और धीरे से कहा, साहब, जल्दी से अंदर आ जाइए। और फिर दूसरे एक मजदूर ने बोगी का दरवाजा खोला। मैं उनकी बोगी के अंदर चला गया तो सब एक दूसरे से लिपट कर बैठे हुए थे। कुछ 3 या 4 मजदूर को बहुत बुरी तरह से बुखार चढ़ा हुआ था। उनकी हालत देख मैं भी चौंक गया। अरे, क्या हो गया है इनको? चलो अभी के अभी हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने 1-2 मजदूरों को उन्हें उठाकर गाड़ी में रखने को कहा और उन्हें अपने साथ चलने को कहा, पर कोई भी अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं था। तो मैंने फिर से कहा, अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? ये लोग बीमार हैं, इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। भूपेंद्र, भूपेंद्र, चलो उठाओ इन सबको। पर मैंने उन सब मजदूरों को गौर से देखा। भूपेंद्र वहां था ही नहीं। मैं समझ गया कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। एक मजदूर बहुत कांप रहा था, तो मैं उसके पास चला गया और उससे प्यार से पूछा, यहाँ क्या हुआ है? मुझे ठीक ठीक बताओ। और भूपेंद्र कहाँ है? पहले तो वो बात करने से भी डर रहा था। मैंने किसी तरह उसे समझाया, अरे कुछ तो बताओ, वरना मुझे आगे क्या करना है कैसे पता चलेगा? तो उसने डरते हुए ही कहा, साहब, आपके जाने के बाद जैसे आपने बताया था हमने पटरियों पर काम करना शुरू किया। दोपहर को हम खाना खाने वापस बोगियों के पास पहुंचे थे तो देखा कि सारा अनाज सब गायब था। हमें लगा कि शायद किसी जानवर ने अनाज खा लिया होगा, पर उसके बाद जो हमने देखा वो देख सब बहुत डर गए। कोई चीज थी जो हवा में लहरा रही थी। पल भर में वो नीचे आकर हमारे बदन से होकर गुजर रही थी। ये चारों वही मजदूर हैं जिनके बदन से होकर वो चीज गुजरी है। तब से इन्हें बहुत तेज बुखार है। इतना ही नहीं, हमने उस चीज पर गोलियां भी चलाई, पर उस पर गोलियों का कुछ असर ही नहीं हो रहा था। हम जानते थे कि वो कोई इंसानी चीज नहीं है, कोई शैतानी ताकत है। हम उसे हरा नहीं सकते थे, तो हमने किसी तरह एक दूसरे को सहारा दिया
और बोगी के अंदर आकर छुप कर बैठ गए। पर जब हम सब अपनी अपनी जान बचा रहे थे, तब भूपेंद्र चीखते चिल्लाते हुए दौड़ते हुए जंगल में कहीं चला गया। डर के मारे वो पागल हो गया था। भागते वक्त वो चिल्ला रहा था कि ये वही चीज़ है जिसे उसने और आपने देखा है, कोई भयानक काला साया, कोई आत्मा, और अब वो हम सबको मार देगी। वो हमें यहाँ से जिंदा जाने नहीं देगी साहब। मैंने उस मजदूर को शांत किया और कहा, ये भूपेंद्र भी ना, क्या जरूरत थी जंगल में जाने की, पता नहीं अब इस वक्त कहाँ होगा। और फिर मैंने मजदूरों को समझाना शुरू किया, देखो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे पास जो एक गाड़ी है उसमें हम सब बैठकर जंगल से बाहर नहीं जा सकते, और अब कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। तो आज रात हम सब यहीं रुककर सुबह होने का इंतज़ार करेंगे, और फिर सुबह होते ही सबसे पहले कुछ लोग मेरे साथ भूपेंद्र को ढूंढेंगे। अगर वो मिला तो ठीक, नहीं तो हम दोपहर होने से पहले ही जंगल छोड़कर निकल जाएंगे। मेरी इस बात का किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। शायद सबने इस बात को मान लिया था कि आज की रात उनकी आखिरी रात है। पर मैं फिर भी हर किसी के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, उन्हें शांत रखने की कोशिश कर रहा था। अब बाहर सब तरफ अंधेरा हो चुका था। मैं उन लोगों को धीरज दे ही रहा था कि तभी हम सब ने बोगी पर खरोचने की आवाज़ सुनी। मैंने सबको एकदम शांत रहने को कहा। कुछ देर बाद सब अपने आप ही शांत हो गया। तभी किसी ने जोर जोर से बोगी के दरवाजों को पीटना शुरू किया। उस आवाज़ से हम सब चौंक गए और बहुत घबरा गए। उन सब चीज़ों की वजह से मैं भी बहुत घबराया हुआ था। पर बस एक ही चीज़ थी कि जिस वजह से मुझ में थोड़ी हिम्मत बची थी, और वो ये कि उन सब मजदूरों की मुझ पर जिम्मेदारी थी। किसी भी हालत में मुझे उन सब की जान बचानी थी। लेकिन कोई बार बार दरवाजों को पीटता चला जा रहा था। मैंने फिर से इशारे से सबको शांत रहने को कहा और बोगी की खिड़की को थोड़ा सा उठाकर बोगी के बाहर देखा। आज शायद पूर्णिमा की रात थी, क्योंकि रात होने के बावजूद भी बाहर अच्छी खासी रोशनी थी। मैंने फिर से यहाँ वहाँ नजर घुमाई तो देखा कि बाहर भूपेंद्र खड़ा था। सूखे पत्ते की तरह वो कांप रहा था। वो इतना घबराया हुआ था कि घबराहट में उसे सांस भी नहीं आ रही थी। मैंने धीरे से ही उसे आवाज़ दी, भूपेंद्र, जल्दी से अंदर आ जाओ। और मैंने धीरे से उस बोगी का दरवाज़ा खोला, लेकिन वो अंदर आ ही नहीं रहा था। वो वहीं का वहीं खड़ा था। तभी उसने उंगली से सामने की ओर इशारा करते हुए बोला, वो सामने वहाँ कोई है। मैंने उसे कहा, भूपेंद्र, वहाँ कोई नहीं है, तुम बस जल्दी से अंदर आ जाओ। तो उसने चिल्लाकर कहा, दिख नहीं रहा क्या तुम लोगों को? वहाँ कोई है? तो मैंने फिर से उसे कहा, भूपेंद्र, तुम अपने साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। और फिर बात करते करते अचानक ही उसकी आवाज़ बदल गई। अरे, वो सामने दिख नहीं रहा क्या? वो वहाँ पेड़ के पीछे। वो इंसान नहीं है, पक्का कोई आत्मा है। मैंने भूपेंद्र की तरफ देखा तो वो अजीब तरह से अपनी गर्दन को पीछे मोड़ते हुए देख रहा था, और फिर अचानक ही वो नीचे गिर पड़ा और मेरी आंखों के सामने भूपेंद्र अपने आप ही घसीटता हुआ जंगल में चला जा रहा था, जैसे कि कोई उसकी टांग पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। और वो चिल्लाए जा रहा था, मुझे बचाओ साहब, मुझे बचा लो, मैं घर जाना चाहता हूँ। न जाने उस वक्त मुझ में कहाँ से इतनी हिम्मत आई थी। मैंने पास ही पड़ी अपनी बंदूक उठाई और एक दो जो बहादुर मजदूर थे उन्हें साथ लेकर बोगी से नीचे कूद पड़ा। और जिस दिशा में भूपेंद्र घसीटता हुआ गया था, हम भी उसी दिशा में दौड़ते हुए चले गए। कुछ 1-8 किलोमीटर भागने के बाद हमने देखा कि भूपेंद्र एक पेड़ को पीठ लगाकर बैठा हुआ था, लेकिन वो अजीब तरह से बैठा हुआ था। हमारे वहाँ आने के आहट को सुनकर उसने हमारी तरफ देखा। साहब, आओ, यहाँ मेरे पास आओ, मुझे ठीक से देखो। मैंने कहा था ना कि कोई है, इस जंगल में कोई है। पर आपको मुझ पर यकीन नहीं था, आपने मेरी बात को नहीं माना। मैं पागल नहीं हूँ। और ऐसा कहकर उसने पास ही पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और उसे अपने सर पर जोर जोर से मारने लगा।
वो देख मैं बहुत डर गया। हाथ में बंदूक तो थी, पर उसका कुछ भी फायदा नहीं था। सामने भूपेंद्र था या कोई और था, कुछ पता नहीं था। और फिर गोली चलाता तो भी किस पर। उस 1 मिनट के अंदर ही भूपेंद्र लहूलुहान हो गया। उसका यह हाल देखकर हमारे पसीने छूट गए थे। सब बहुत घबराए हुए थे। फिर भी हम सब दौड़कर उसके पास चले गए और हम सब ने उसे चारों तरफ से कस के पकड़ा। किसी ने उसके हाथ पकड़े थे तो किसी ने उसके पैर पकड़े थे, पर उसमें जैसे कोई शैतानी ताकत थी कि वो हम चारों से भी संभला नहीं जा रहा था। तभी मैंने देखा कि आगे कुछ ही दूरी पर वही शैतान खड़ा था और मुझे देख मुस्कुरा रहा था। मुझे पता नहीं था कि अब क्या करना है, पर इस बार उस शैतान को देख मुझे इतना डर नहीं लग रहा था। शायद इसका कारण ये मजदूर ही थे जिनकी वजह से मुझ में अब भी हिम्मत बाकी थी। और उस शैतान को देख एक बात तो मैं समझ गया था कि वो नहीं चाहता था कि हम में से कोई भी उस जंगल में रुके और उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी मालकियत उसकी इस जगह पर कुछ भी करे। तो मैंने बस उसे हाथ जोड़े और चिल्लाते हुए कहा, हम सब कल ही यहाँ से चले जाएंगे, हमें माफ़ कर दो। हमें पता नहीं था कि ये जंगल तुम्हारा घर है। ये गरीब मजदूर है, इन्हें मारने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। माफ़ कर दो, जाने दो इन्हें। और मेरी उस बात के बाद वो परछाई धुएं की तरह हवा में बिखर गई। भूपेंद्र भी नॉर्मल हो गया, पर उसके सर से अब भी खून बह रहा था। तो हम किसी तरह उसे लेकर बोगी के पास पहुंचे और सबसे पहले मैंने भूपेंद्र को फर्स्ट एड दिया। उस रात 1 मिनट के लिए भी मेरी आंख नहीं लगी और दूसरे दिन सुबह हम सब वहां से निकल गए। कुछ मजदूरों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो कुछ मजदूरों को घर भेज दिया गया। और फिर मैंने उस जंगल के और वहाँ के हालात के बारे में एक लंबी सी रिपोर्ट बनाई और मेरे इस्तीफे के साथ ही उसे डिपार्टमेंट को भेज दिया। उसके बाद पता नहीं वहाँ फिर से काम शुरू हुआ भी या नहीं, पर आज भी मुझे मेरे जन्मदिन पर वो भयानक रात याद आती है। आधी रात हो चुकी थी। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। मैं अपना काम खत्म कर ऑफिस से बाहर निकल पड़ा। मेरे ऑफिस के बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी करने वाले नंदलाल जी तब गेट के पास ही बैठे हुए थे। बड़े बुजुर्ग थे, यही कोई 50-55 के करीब उनकी उम्र होगी। मुझे बाहर आते देख वो बोले, बेटा इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने उन्हें कहा, जी कुछ अर्जेंट काम था तो रुका था, अब घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, शायद तुम्हें पता न हो, पर आज अमावस की रात है, हो सके तो यही रुक जाओ, सुबह चले जाना। अमावस की रात सुनते ही मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। ऊपर सब तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। तो मैंने उनसे कहा, नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रात अमावस की हो या पूर्णिमा की। तो उन्होंने फिर कहा, अच्छा ठीक है, तो अगर थोड़ी देर रुक सको तो रुक जाओ, कुछ ही देर में मेरी ड्यूटी भी खत्म होने वाली है। तुम चाहो तो हम दोनों साथ में चल सकते हैं। ऐसी काली रात में अकेले जाना ठीक नहीं होगा बेटा। मुझे लगा कि शायद अमावस की रात की वजह से वो अंकल खुद ही डरे हुए थे। पुराने ज़माने के इंसान थे तो भूत प्रेत ऐसी चीज़ों को मानते होंगे, पर मुझे पहले ही बहुत देर हो गई थी। तो मैंने उनसे कहा, जी नहीं, मुझे घर पर थोड़ा ज़रूरी काम भी है और कहीं आखिरी बस भी निकल गई तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसा कहकर मैं उनसे छुटकारा पाने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे तो मैं सिर्फ एक आम सिक्योरिटी गार्ड हूँ और तुम पढ़े लिखे इंसान हो, मैं तुम्हारी बराबरी तो नहीं कर सकता, पर मुझ बुजुर्ग के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो ना। और ऐसा कहकर मेरे हाथ में एक कागज़ की पुड़िया थमाते हुए उन्होंने बोला, मेरी पत्नी ने मुझे ये माता का अंगार दिया था और तुम जाना ही चाहते हो तो बस इसे अपने जेब में रख लो। मैंने उनका दिल रखने के लिए झूठ मूठ का हंसते हुए उनके हाथ से वो पुड़िया लेकर अपने बैग में रख दी और वहाँ से निकल पड़ा। मैं अपने ऑफिस से निकलकर बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतज़ार कर रहा था। हवाएं ज़ोरों से चल रही थी, ठंड भी काफ़ी थी, मानो हवाएं मुझसे कुछ कहना चाहती थी। बड़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी कोई बस नहीं आ रही थी। तभी मैंने एक आदमी की परछाई देखी। वो आदमी मुझसे काफ़ी दूर होने के कारण उसका चेहरा ठीक से नज़र नहीं आ रहा था और अंधेरा भी इतना ज़्यादा था कि कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लगा शायद कोई मेरी ही तरफ देर से घर जा रहा हो।
मैंने घड़ी में देखा तो 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे और मैंने फिर सामने देखा तो परछाई अचानक ही कहीं गायब हो चुकी थी। वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। तभी एक टैक्सी मेरी तरफ आती हुई दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद आखिरी बस भी निकल चुकी होगी। अच्छा होगा कि टैक्सी से ही घर जाया जाए। तो मैंने टैक्सी वाले को हाथ दिखाकर टैक्सी रोकी। मेरी जगह का नाम बताकर मैं टैक्सी में बैठ गया, पर टैक्सी वाले ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया और वो टैक्सी शुरू कर टैक्सी चलाने लगा। तभी मैंने उस टैक्सी वाले से पूछा, जी आपने अभी आते समय किसी आदमी को देखा? नहीं। बस इतना कहकर वो चुप हो गया। तो मैंने फिर से उससे कहा, जी अभी मैंने एक आदमी की परछाई देखी थी। मुझे लगा कि वो मेरी तरफ आ रहा है और बस कुछ एक पल के लिए मैंने घड़ी में देखा, तब तक वो आदमी वहाँ से कहीं गायब हो चुका था और वो आदमी जहाँ खड़ा था आपकी टैक्सी उसी तरफ से मेरी ओर आ रही थी। इसलिए मैंने आपसे पूछा, शायद आपने उस आदमी को देखा हो। एक बार बोला ना नहीं देखा। मुझे वो टैक्सी वाला थोड़ा अजीब लगा तो मैं चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद मेरा ध्यान टैक्सी में लगे मिरर की ओर गया तो मैंने देखा कि वो टैक्सी ड्राइवर बार बार मुझे उस मिरर में देख रहा था। कुछ देर बाद उस टैक्सी वाले ने मुझे घूरते हुए कहा, शायद आप जानते नहीं कि आज अमावस की रात है और अमावस की रात कोई साया दिखना आम बात है। मैंने भी मिरर में देखा पर उस आदमी का चेहरा मुझे ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मैंने उससे कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? क्या वो कोई भूत था? यही कहना चाहते हो ना तुम? हाँ, पर शायद आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना मेरे नसीब में लिखा था। मुझे उस आदमी पर गुस्सा आया। एक तो वो ठीक से बात नहीं कर रहा था और उसे लग रहा था कि उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं डर जाऊंगा। तो मैंने थोड़ा चिल्ला कर कहा, क्या तुम पागल हो? कौन सी मंजिल की बात कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है ऐसी बातों से मैं डर जाऊंगा? मेरी बात सुनकर वो टैक्सी ड्राइवर हंसने लगा। आप मुझे कुछ भी कहें, पर आज की रात आपकी मौत तय है। मैंने फिर गुस्से में कहा, अजीब आदमी हो यार, कुछ भी बके जा रहे हो। ये मंजिल ये मौत क्या पागलपन है? टैक्सी रोको, अभी के अभी टैक्सी रोको। तो उस टैक्सी वाले ने फिर कहा, आज आपकी मौत तय है क्योंकि मैंने भी वो साया देखा था जो अभी कुछ देर पहले आपने देखा था और जो भी उस साये को देख लेता है उसकी मौत तय होती है। मैंने उस टैक्सी वाले के कंधे को पकड़कर हिलाते हुए गुस्से में कहा, अबे चुपचाप टैक्सी रोक। तो उसने फिर से हंसते हुए जवाब दिया, एक बार पीछे देखो और फिर सोचकर बताओ कि उतरना है या नहीं। उतरोगे तो मर जाओगे। ये आदमी मुझे बहुत ज्यादा पागल लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने पीछे देखा तो कोई काला साया मेरी ही तरफ बढ़ रहा था। उसका वो डरावना चेहरा देख मैं इतना तो समझ गया था कि वो कोई इंसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। वो नज़ारा देख मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा लगा जैसे पूरे बदन में बिजली दौड़ गई हो और मैं पीछे देखते हुए उस टैक्सी वाले पर चिल्लाने लगा, टैक्सी मत रोकना, कुछ भी हो जाए टैक्सी बिल्कुल मत रोकना। लाइफ में पहली बार मैंने ऐसा नज़ारा देखा था। मैंने मौत को देखा था। वो साया हमारे पीछे पीछे ही आ रहा था। तभी मैंने टैक्सी के अंदर देखा तो टैक्सी के अंदर कोई नहीं था। टैक्सी अपने आप ही चल रही थी। वो देख मेरी हालत और ख़राब होने लगी थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ये क्या पागलपन है? अभी तो टैक्सी वाला मुझसे बात कर रहा था। मैंने पीछे देखा तो वो टैक्सी वाला एक सड़क के किनारे खड़ा होकर मेरी ही तरफ देख हंस रहा था। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो साया, ये टैक्सी और वो टैक्सी वाला, ये सब मेरी मौत का सामान ही लग रहा था। थोड़ा दूर जाने के बाद अचानक से टैक्सी को ब्रेक लगा और टैक्सी रुक गई और मुझे झटका सा लगा। ऐसा लगा जैसे मैं गहरी नींद से जाग गया हूँ। मैंने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था, पर मेरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। टैक्सी वाले ने मुझे झंझोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ साहब, आप बहुत डरे हुए लग रहे हो। तो मैं भी उसे बड़बड़ाने लगा, क्या मतलब? तुमने तो कहा था कि आज अमावस की रात है और हमारे पीछे साया भी लगा था। तुमने ही तो कहा था कि मेरी मौत तय है। अरे साहब, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। मैं भला आपसे ऐसी बात क्यों करूंगा? क्या अजीब बात थी। क्या मैं सपना देख रहा था? मतलब वो साया, वो सब जो मैंने देखा वो सब झूठ था। मैंने टैक्सी से बाहर देखा तो मेरा घर आ गया था।
मैंने चुपचाप उस टैक्सी वाले को पैसे थमाए और अपने घर चला गया। रात भर उस बुरे एहसास की वजह से मुझे नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने बैग में देखा तो वो पुड़िया शायद भीगने की वजह से काली पड़ चुकी थी। तभी मुझे ऑफिस से मेरे एक दोस्त का फोन आया। अरे कहाँ पर है तू? अभी जस्ट निकल रहा था। क्या हुआ, नींद नहीं हुई क्या? हाँ ऐसा ही कुछ। तो मेरी बात को बीच में ही तोड़ते हुए बोला, अच्छा अब निकल ही रहा है तो एक काम कर, ऑफिस आने से पहले वो फैक्ट्री के आगे बीच रास्ते में जो शमशान है ना, वहाँ पर आ जा। तो मैंने उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो उसने कहा, अरे वो नंदलाल जी है ना, हमारे सिक्योरिटी वाले अंकल, उनकी कल रात एक हादसे में मौत हो गई। उनके अंतिम संस्कार के लिए हम सब वही जा रहे हैं। सुना है किसी टैक्सी ने टक्कर मारी थी। इतना सुनते ही मेरे हाथ से फोन नीचे गिर गया और मैं नंदलाल जी के बिग पुड़िया की तरफ बस देखता रहा। शायद उसी पुड़िया की वजह से आज मेरी जान बच गई थी और उसी पुड़िया के न होने की वजह से नंदलाल जी की जान चली गई थी। ये कहानी साल 2004 या 2005 के बीच की है। ये एक सच्ची कहानी है। ये एक सच्ची घटना है जो मेरे दोस्त के साथ हुई थी। अब ये कहानी मैं मेरे दोस्त की जुबानी सुनाने जा रहा हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। उन दिनों हमारे इलाके के लोग थोड़े डरे हुए थे। देर रात तक बाहर रुकने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था। सुनने में आया था कि कोई चुड़ैल है जो रात भर यहाँ वहाँ घूमती रहती है। कई लोगों ने तो उसके रोने की आवाज़ तक सुनी थी। तो कुछ लोगों ने उसे देखने का दावा भी किया था और जिन्होंने भी उसे देखा था उनका कहना था वो चुड़ैल सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती है और रात भर वो अपने शिकार को ढूंढती यहाँ वहाँ भटकती है। ऐसे ही एक रोज़ की बात है। मेरे एग्ज़ाम का आखिरी पेपर था और उसी दिन पास ही के एक गांव में हमारे एक रिश्तेदार की शादी भी थी। मेरे एग्ज़ाम के कारण मैं शादी अटेंड नहीं कर सकता था। असल में मैं खुद शादी में जाना भी नहीं चाहता था। अब उस दिन आखिरी पेपर था तो मेरा और मेरे कुछ दोस्तों का घूमने फिरने का प्लान था। तो फिर जैसा फिक्स हुआ था बिल्कुल वैसे ही हम कुछ 5 या 6 दोस्त एग्ज़ाम के बाद घूमने और फिल्म देखने चले गए। उस वक्त मेरे साथ मेरे ही घर के आसपास रहने वाले रवि और विकास भी थे। हमने दिन भर बहुत एंजॉय किया, घूमा फिरा, मूवी देखा और फिर घर के लिए निकल गए। लेकिन दिन भर एंजॉय करने के चक्कर में हम सब उस रात वाली चुड़ैल के बारे में भूल ही गए थे। अब घर वापस आते आते हमें बहुत रात हो गई थी। हम लौटकर वापस तो आ चुके थे लेकिन हम गली के बाहर रास्ते पर ही खड़े थे। गली के अंदर इतना घना अंधेरा था कि गली में जाने की किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। हम सबको एहसास हो गया था कि देर रात बाहर रुककर हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उस चुड़ैल की बस याद से ही बदन के अंदर बिजली सी दौड़ गई। हम तीनों गली के ठीक सामने खड़े थे और बस एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है। तब रवि ने कहा, यार बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। विकास तो पहले से ही बहुत डरपोक था। रवि की बात सुनकर उसने कहा, प्लीज़ यार बात मत कर, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने कहा, डर मत विकास, अब कुछ ना कुछ तो करना होगा हमें, और वैसे भी हम 3 हैं, हमें कुछ नहीं होगा। तो रवि ने फिर धीरे से कहा, यार वो इंसान नहीं है, 3 क्या 1000 लोग भी आ जाए तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बात को सुनकर विकास और भी डर गया। प्लीज़ यार तुम दोनों चुप नहीं बैठ सकते क्या? तो कुछ देर के लिए हम सब शांत हो गए। बहुत देर तक बस गली के अंदर फैले हुए अंधेरे में देखते रहे कि शायद कोई इंसान वगैरह नज़र आ जाए या कोई हलचल सुनाई दे तो उसकी मदद से हम आगे जा सकें। पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत देर तक देखने के बाद और कुछ सोचने के बाद हम तीनों ने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी विकास ने डरते हुए धीरे से ही कहा, कहीं वो चुड़ैल दिख गई तो? तभी रवि बोला, यार तुम बहुत ही डरपोक इंसान हो। आज तक उस औरत ने मतलब उस चुड़ैल ने किसी को कुछ नहीं किया है तो हमें भी कुछ नहीं होगा। तुम खामखा डर रहे हो। तब मैंने उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहा और उन्हें शांत करते हुए बोला, कुछ भी हो जाए हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना और बस चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए चलते रहो। तभी विकास फिर से बोल पड़ा, अरे मैंने सुना है कि जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देती है या फिर हमेशा के लिए गायब कर देती है। तो मैंने उसे गुस्से में कहा, यार अब चुप भी हो जाना।
विकास को चूक कर अब हम तीनों धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाने लगे। गली के अंदर अंधेरे में हम काफी आगे जा चुके थे। सब तरफ एक अजीब सा डरावना माहौल बना हुआ था। उस चुड़ैल के ख्याल से ही विकास के हाथ पांव कांपने लगे थे। हम तीनों भी हर आहट को ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़ते चले आ रहे थे और तभी एक गली के मोड़ पर हमें एक सफ़ेद कपड़ा लहराता हुआ दिखाई दिया। वो देख हम वहीं खड़े के खड़े रह गए। हमारा शरीर किसी पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। आगे बढ़ने की हमारी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। हम तीनों भी जोरों से कांपने लगे थे। हो न हो उस वक्त हम तीनों के मन में शायद एक ही सवाल उठ रहा था, अगर वो चुड़ैल हुई तो, अगर वो वहां से बाहर आकर हमारे सामने खड़ी हो गई तो, या फिर उसने हमें देख लिया तो। इस ख्याल से ही मेरा तो गला सूख गया था। बदन धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उस गली में छुपकर हमें ही झांक कर देख रहा हो या हमारे वहां तक आने का इंतजार कर रहा हो। हम तीनों भी अंदर से बहुत डरे हुए थे। आसपास कुछ भी नहीं था कि जिसके सहारे हम घर तक पहुंच जाते, या फिर कुछ हो जाए तो आसपास कोई सुनने वाला भी नहीं था। हम कई देर तक एक ही जगह पर खड़े थे, न बात कर रहे थे और न ही हिल रहे थे। पीछे मुड़ने तक की हिम्मत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम पीछे मुड़ गए और अगले ही पल उसने पीछे से हमला कर दिया तो। तभी रवि ने धीरे से मेरे हाथ को खींचते हुए हल्की आवाज में पूछा, क्या ये वही चुड़ैल है या फिर हमारा वहम है? तो मैंने कहा, पता नहीं क्या है। विकास तो बात करने तक से डर रहा था। उसने जैसे अपने आप को हमारे भरोसे ही छोड़ दिया था। तो मैंने उन दोनों के हाथों को कस के पकड़ते हुए कहा, दोस्तों, हमें हिम्मत कर आगे बढ़ना ही होगा। अब हम पीछे भी नहीं जा सकते और न रात भर यहाँ खड़े रह सकते हैं। हमें बस शांति से आगे बढ़ना है। हम तीनों ने एक नज़र एक दूसरे की तरफ देखा। हालांकि हमने एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन उस वक्त हम तीनों के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। हमने एक दूसरे को थोड़ी हिम्मत दी और हम फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम उस मोड़ की तरफ बढ़ रहे थे, हमारी धड़कन और तेज होती जा रही थी। हमें बस उस मोड़ के आगे जाना था, क्योंकि उसके आगे बस कुछ ही दूरी पर मेरा घर था। दूसरा तरीका ये था कि उसी गली के दाईं तरफ एक छोटा सा मंदिर था। कुछ भी गलत हो जाए तो हम उस मंदिर में आसरा ले सकते थे या उस मंदिर के पीछे से होकर घर की तरफ जा सकते थे। तो मैंने उन दोनों को दाईं तरफ की गली से जाने का इशारा किया और हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पर अचानक ही हमें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी और वो आवाज़ सुनकर